मैं जो है 8/5/2021 को जीव विज्ञान में जीव की उत्पत्ति के विषय में आपको बताने जा रहा हूँ, इसका वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इसके पहले जो है जीव की उत्पत्ति में ही जो है स्वतः जननवाद, जिसको अरिस्टोटिल ने जो है एक उदाहरण देके बताया था, और फादर्स ऑफ अरिस्टोटिल ही जीव विज्ञान के जनक माने जाते हैं, इसके विषय में हमने आपको फोकस डाल दिया था। लेकिन कुछ घटनाएं घट गई हैं, घटनाएं घटती रहेंगी, इससे आदमी को हताश नहीं होना चाहिए। इसलिए वीडियो मैं नहीं बनाया था कि मेरे पिताजी मर गए, मेरी बहन मर गई, मेरी माँ मर गई, 3 आदमी मेरे घर में मर गए थे, तो इसलिए इन लोगों के मृत्यु हो जाने के कारण हमारा समय इसी में बाधित हो गया। फिर भी मैं जो आपको भलाई करनी है उस भलाई को नहीं छोड़ा, और फिर आज कुछ फुर्सत में है, इसलिए मैं आपको जीव की उत्पत्ति में जो है जैन जो है एक विचारक हैं, जैन बैप्टिनवान हेलमार्ट के प्रयोग, हेलमास्ट के प्रयोग ये दूसरे हैं जीव की उत्पत्ति कैसे हुई बताने के लिए। तो आप सहज ढंग से जानिए कि मैं कितना परेशान था, परेशानी के बावजूद भी मैं स्टेप बाय स्टेप पढ़ाने का आपको प्रयास करता हूं, कि ताकि आप जान जाएं और आगे बढ़ने में जो है अच्छा डॉक्टर बन करके जो है समाज की सेवा करें, अच्छा आईएएस बन करके समाज की सेवा करें। इसीलिए मैं आपको जीव विज्ञान जो है संकल्प आईएएस कोचिंग के तरफ से मैं आपको जो है संकल्प आईएएस कोचिंग के तरफ से संकल्प आईएएस कोचिंग के तरफ से आपकी मदद करने में फिर जुट गया हूं। और जीव की उत्पत्ति में जैन बैप्टिन वान हेलमांट के प्रयोग के विषय में बता रहा हूं कि कैसे जीव पैदा हुआ। क्योंकि आपको तो मैंने बहुत पहले पढ़ा दिया है कि पहले जीव नाम का कोई पदार्थ था ही नहीं, तो वो जीव जो है कैसे अपने अस्तित्व में आया, इसके पहले अरिस्टोटिल का स्वतः जननवाद के प्रयोग को हमने बता दिया है। आप इसके विषय में बता रहे हैं जैन बैप्टिन वान हेलमास्ट के प्रयोग। ये लोग 2 आदमी हैं, ये जैन बैप्टिन वान हेलमास्ट, ये दोनों प्रयोग किए थे। क्या किए थे? वान हेलमास्ट जो है, वान हेलमास्ट बढ़िया से याद करिए कि मैं कितना परेशानी से आपको पढ़ाता हूं। वान हेलमास्ट 1580 में से लेकर के 1644, 1580 से 1644 वान हेलमास्ट ईस्वी में स्वतः जननवाद मनो कैसे जीव की उत्पत्ति हुई ये भी समर्थन करते हैं कि जीव स्वतः होता है। स्वतः जननवाद के समर्थन में 2 प्रमुख प्रयोग किए। तो पहले तो अरिस्टोटिल ने बता दिया, और स्वतः जननवाद की प्रक्रिया में जैन बैप्टिन वान हेलमास्ट के प्रयोग, ये भी प्रयोग करके बताया कि कैसे जीव की उत्पत्ति हुई। तो वान हेलमास्ट 1580 में इनका जन्म हुआ, 1644 ईस्वी में मर गए, और स्वतः जननवाद के ये भी समर्थक थे। अगर आईएएस की परीक्षा में पूछ दे कि स्वतः जननवाद के समर्थन में कौन कौन है, तो आप वान हेलमास्ट 1580-1644 ईस्वी में स्वतः जननवाद के समर्थन में 2 प्रयोग किए। तो इस दोनों प्रयोगों को आप
जानिए कैसे जीव स्वतः आया अपने अस्तित्व में। एक प्रयोग में उन्होंने जैन बापस्टीन हेलमार्ट एक प्रयोग में उन्होंने दर्शाया कि पसीने अथवा भीगा कपड़ा तथा गेहूं के बालियों को हेलमास्ट बालियों को पसीने अथवा भीगा कपड़ा था गेहूं के बालियों को एक साथ रखने पर, एक साथ रख दीजिए, एक साथ रखने पर 21 दिनों में चूहे उत्पन्न हो जाते हैं। 21 दिन में चूहे पैदा हो जाते हैं। 21 दिनों में चूहे पैदा हो जाते हैं। बैठ के सुनिए आप लोग। चूहे पैदा हो जाते हैं। तो जैन बापस्टीन वान हेलमास्ट के प्रयोग यह भी स्वतः जननवाद के समर्थक थे। और वान हेलमास्ट 1580 में पैदा हुए, 1644 ईस्वी में मर गए। इन्होंने भी स्वतः जननवाद के समर्थन में 2 प्रमुख प्रयोग किए। प्रयोग में यह बात उन्होंने बताया कि एक प्रयोग में उन्होंने दर्शाया कि पसीने अथवा भीगा कपड़ा रहे तथा गेहूं के बालियों को उसी भीगो कपड़े में लपेट के एक साथ रख दीजिए तो कई दिनों में उससे चूहे के बच्चा पैदा हो जाते हैं। तो आप दूसरा प्रयोग किए उन्होंने। एक प्रयोग यह किए कि पसीना हो या गेहूं का पसीना हो या भीगा कपड़ा हो तो उस पसीने और भीगे कपड़े को एक साथ रख दीजिए तो 21 दिन में चूहे के बच्चे पैदा हो जाते हैं, स्वतः हो जाते हैं। और दूसरे प्रयोग में हेलमास्ट ने बताया, दूसरे प्रयोग में उन्होंने दर्शाया, किन्होंने हेलमास्ट ने उन्होंने दर्शाया कि 2 ईंटों के बीच में तुलसी बेसिल रख कर धूप में रखने पर उनमें बिच्छू उत्पन्न हो जाते हैं। उनमें बिच्छू उत्पन्न हो जाते हैं। जब देखिएगा आप कि जब घर बनवाने के लिए जब ईंटा आप गिराइएगा और उसको चट्टा लगवा दीजिएगा तो प्रत्येक दोनों ईंटों के बीच में जगह होती है, उसी को तुलसी कहते हैं। और तुलसी को जो है वैज्ञानिक भाषा में बेसिल कहते हैं। तो दोनों के बीच में कुछ जगह रहती है। 1 महीना 10 दिन 15 दिन 20 दिन आप रख दीजिए तो उस दोनों के बीचवा में बिच्छू के बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि जीव स्वतः पैदा हो जाता है। जीव कैसे पैदा होता है? स्वतः पैदा हो जाता है। तो इसके समर्थन में जैन बापस्टीन वान हेलमास्ट 2 प्रयोग किए। एक प्रयोग यह किए कि अगर भीगा कपड़ा हो, गेहूं का बाल हो, ये कहीं में बांध के रख दीजिए तो उसमें से कई दिन के बाद चूहे के बच्चा पैदा हो जाएंगे। और ईंटा का
जो ईंटें अभी हैं, ईंटों को चट्टा लगा दीजिए, तो अभी 21 दिन के बाद, 25 दिन के बाद, 1 महीने के बाद अगर ईंटा जब निकालिएगा तो उसमें बिच्छू निकलेंगे। आज भी आप देखिए, जब ईंटा का चट्टा निकालिएगा घर बनवाने के लिए, उसमें से बिच्छू निकल के भागने लगता है। तो इसलिए स्वतः जीव पैदा हो जाते हैं, इन्होंने प्रयोग करके बता दिया। अब आइए आगे, फ्रांसिस्को रेडी का प्रयोग स्वतः जननवाद के समर्थक में, जीव स्वतः पैदा होते हैं, इसके विषय में जैन बाप्टिस्ट वान हेल्महोल्ट्ज के प्रयोग, इसके जैन बाप्टिस्ट वान हेल्महोल्ट्ज के प्रयोग ने 2 प्रयोग किया। एक, गेहूं के बाल को भीगे कपड़े में रख दीजिए, 21 दिन बाद चूहे के बच्चे पैदा हो जाएंगे। ईंटों के चट्टों के बीच में 1 महीने बाद ईंटों के चट्टे को जब तोड़िएगा, हटाइएगा, खर्च करिएगा, तो उसमें से बिच्छू पैदा हो जाएंगे। 2 प्रयोग इन्होंने किया। अब आइए, वान हेल्महोल्ट्ज 1580 से 1644 ईस्वी में जन्म लिए, 1580 में जन्म लिए, 1644 मर गए। अब 2 प्रयोग किए। अब आइए, जैन बाप्टिस्ट वान हेल्महोल्ट्ज ये 2 प्रयोग किए और जीव की उत्पत्ति में स्वतः जननवाद का समर्थन किए। जीव की उत्पत्ति में स्वतः जननवाद का समर्थन किए। फ्रांसिस्को रेडी एक जो है बायोलॉजी के जानकार फ्रांसिस्को रेडी का प्रयोग, फ्रांसिस्को रेडी का प्रयोग। ये क्या कहते हैं कि फ्रांसिस्को रेडी 1626 में पैदा हुए। फ्रांसिस्को रेडी आप लिखना तो लिख लीजिए। फ्रांसिस्को रेडी 1626 में पैदा हुए, 1626 में पैदा हुए और 1697 में मर गए, और 1697 ईस्वी में मर गए। इन्होंने अपने प्रयोग के माध्यम से स्वतः जननवाद के सिद्धांत का भी खंडन किया। प्रयोग के माध्यम से स्वतः जननवाद के सिद्धांत का, स्वतः जननवाद का सिद्धांत जो हेलमेट ने दिया था उसका खंडन किए, तोड़े मरोड़े जननवाद के सिद्धांत का खंडन किए, अरस्तु के और जो है हेल्महोल्ट्ज के स्वतः जननवाद के सिद्धांत का खंडन किया। रेडी ने 3 बोतलों में किसने? फ्रांसिस्को रेडी। कब पैदा हुए? 1626 में, 1697 में मर गए। इन्होंने अपने प्रयोग के माध्यम से स्वतः जो जननवाद था कि जीव स्वतः पैदा होते हैं, इसका खंडन किया, जननवाद के सिद्धांत का खंडन किए। और रेडी ने 3 बोतलों में जंतुओं का उबला हुआ मांस रखा। रेडी ने 3 बोतलों में जंतुओं का उबला हुआ बना हुआ, उबाल करके जंतु के मांस को 3 बोतलों में उबला हुआ मांस रखा। फ्रांसिस्को रेडी ने उबला हुआ मांस रखा और उनमें से 1 बोतल को कार्क से, और उसने 1 बोतल को कार्क से और 1 बोतल को कपड़े से बंद कर दिया, और 1 बोतल को कपड़े से बंद कर दिया, 1 बोतल को कार्क से, ढक्कन से बंद कर दिया, 1 बोतल को कपड़े से बंद कर दिया, परंतु 1 बोतल खुला छोड़ दिया,
परंतु एक बोतल खुला छोड़ दिया, एक बोतल खुला छोड़ दिया। कुछ दिनों के पश्चात खुले मुंह वाली बोतल में, खुले बोतल में कीड़े उत्पन्न हो गए, खुले बोतल में कीड़े उत्पन्न हो गए, परंतु जीवित नहीं पाए गए, जीवित नहीं पाए गए। इन दोनों के विपरीत कारक से बंद, इन दोनों के विपरीत कारक वाली बोतल, इन दोनों के विपरीत कारक वाली बोतल में कोई कीट उत्पन्न नहीं हुआ, कारक वाली बोतल में कोई कीट उत्पन्न नहीं हुए। तो अब आपको समझना है कि जो है आपको हेलमार्ट, जैन बैप्टिस्टन अरस्तु वान हेलमार्ट ने बताया कि जीव की उत्पत्ति स्वतः होती है। उन्होंने दो थियरी दिया। इस थियरी के खिलाफ फ्रांसिस्को रेड्डी 1626 में पैदा हुए, 1697 ईस्वी में वह मर गए। इन्होंने अपने प्रयोग के माध्यम से स्वतः जननवाद के सिद्धांत का खंडन किया, कथा जीव स्वतः नहीं पैदा होते हैं। रेड्डी ने एक प्रयोग किया, 3 बोतल लिया। रेड्डी ने 3 बोतलों में जंतुओं का उबला हुआ मांस रखा और उसमें 1 बोतल को कांच से बंद कर दिया और 1 बोतल को कपड़ों से बंद कर दिया और 1 बोतल खुला छोड़ दिया। परंतु 1 बोतल खुला छोड़ दिया, कुछ दिनों के पश्चात खुले बोतल में कीड़े उत्पन्न हो गए, परंतु जीवित नहीं पाए गए। जीवित इन दोनों के विपरीत कार्क वाली बोतल में कोई कीट उत्पन्न नहीं हुए। अब आगे आइए, क्यों नहीं कीट उत्पन्न हुए? स्वतः जननवाद का इन्होंने खंडन किया है। तो आइए देखा जाता है कि स्वतः जननवाद का इन्होंने खंडन किया। 1526 1697 में मर गए फ्रांसिस्को रेड्डी ने, और क्या बता रहे हैं अपने प्रयोग से, बिना प्रयोग किए जो है कोई जानकारी हासिल नहीं होती है। इसीलिए आप लोग भी पढ़िए, प्रयोग करिए और आगे बढ़िए और आईएएस के कुर्सी पर बैठ के समाज की सेवा करने के लिए ठानिए, वरना यह समाज तो बिगड़ ही रहा है, कोई बचने वाला नहीं लगता है अब। तो इसलिए आप आइए, क्या होता है फ्रांसिस्को रेड्डी के द्वारा। इससे रेड्डी ने निर्णय निकाला, इससे बोतलों के बंद रखने, खुला रखने, कपड़े से बंद रखने से निर्णय निकाला। इससे रेड्डी ने यह निर्णय निकाला, यह निर्णय लिया रेड्डी ने, फ्रांसिस्को रेड्डी ने यह निर्णय लिया कि मांस से लार्वा माने कीट, मांस से लार्वा पतले पतले रेशेदार मांस से लार्वा कीट स्वयं उत्पन्न नहीं होते, स्वयं उत्पन्न
नहीं होते, स्वयं उत्पन्न नहीं होते, स्वयं उत्पन्न नहीं होते, बल्कि मक्खियां, बल्कि मक्खियां, बल्कि मक्खियां, बल्कि मक्खियां जब मांस पर अंडे देती हैं, बल्कि मक्खियां जब मांस पर अंडे देती हैं, मक्खियां मांस पर अंडे देती हैं, तभी ऐसा संभव हो पाता है, तभी ऐसा संभव हो पाता है, संभव हो पाता है। यानी कहने का मतलब सड़ा हुआ मांस हो, चाहे मांस हो, तो उस पर जीव तभी उत्पन्न होंगे, स्वतः नहीं पैदा होंगे, जबले मक्खियां उस पर अंडा न दे। आगे आइए क्या बताना चाहते हैं ये, तो उत्पन्न ये निर्णय पर पहुंच गए तो कि जब मक्खियां किसी सड़े हुए मांस पर, सड़े हुए जो है किसी भी चीज पर जब बैठती हैं तो वहीं से कीट उत्पन्न होते हैं, यानी जीव की उत्पत्ति होती है। यह स्वतः जननवाद का इन्होंने समर्थन नहीं किया, खंडन किया अपने प्रयोग के माध्यम से। तो आइए अब दूसरा सिद्धांत क्या है। एक तो स्वतः जननवाद का सिद्धांत है, एक जीव जननवाद का सिद्धांत है। तो चलते हैं अब जीव जननवाद में, चलते हैं अब जीव जननवाद में। फ्रांसिस्को रेड्डी ने स्वतः जननवाद का खंडन करते हुए इन्होंने प्रयोग किया और जीव जननवाद का सिद्धांत अब दूसरा आ गया, उसको भी पढ़ेंगे। दूसरा बाइए, जीव की उत्पत्ति में जीव जननवाद, जीव से जीव की उत्पत्ति होती है, जीव जननवाद। जीव जननवाद एक स्वतः जननवाद था, एक जीव जननवाद, थियरी ऑफ द बायोगेनेसिस, बायोगेनेसिस, थियरी ऑफ द बायोगेनेसिस, बायोगेनेसिस। यह सिद्धांत जीव जननवाद का सिद्धांत बताता है कि जीव उत्पत्ति कैसे होती है। यह सिद्धांत स्वतः जननवाद के विरोध में, यह सिद्धांत स्वतः जननवाद, यह सिद्धांत स्वतः जननवाद के विरोध में, जननवाद स्वतः जननवाद के विरोध में, स्वतः जननवाद के विरोध में, स्वतः जननवाद के विरोध में, स्वतः जननवाद के विरोध में विकसित हुआ। स्वतः जननवाद के विरोध में विकसित हुआ जीव जननवाद, थियरी ऑफ द बायोजेनेसिस, बायोजेनेसिस। यानी यह कहता जीव जो है स्वतः नहीं पैदा होते हैं, यह कहता जीव से पैदा होते हैं, इसे कहते हैं थियरी ऑफ द बायोजेनेसिस। यह सिद्धांत स्वतः जननवाद के विरोध में विकसित हुआ और इस सिद्धांत के अनुसार जीव जननवाद, इस सिद्धांत के अनुसार सजीव पदार्थों की उत्पत्ति केवल सजीव पदार्थों से ही संभव है। सजीव पदार्थों की उत्पत्ति केवल सजीव पदार्थों से ही संभव है। केवल सजीव पदार्थों से ही संभव है। केवल सजीव पदार्थों से ही संभव है, किसी निर्जीव पदार्थ से नहीं, किसी निर्जीव पदार्थ से नहीं। यह संकल्पना 1858 से, यह संकल्पना 1858 से
1858 से रोडोल्फ विर्चो रोडिल्फ विर्चो द्वारा प्रस्तुत की गई, द्वारा प्रस्तुत की गई। आइए एक बार और समझ लीजिए। जीव की उत्पत्ति में स्वतः जननवाद अरस्तु भी समर्थन किए, साथ ही साथ हेलमांट भी किए और प्रयोग भी बताए, लेकिन उसके विरोध में जो है जीव स्वतः जननवाद के विरोध में आपका फ्रांसिस्को रेड्डी का प्रयोग आया, तो अब कहे नहीं, जीव की उत्पत्ति स्वतः नहीं होती है। तो उसने आपको बता भी दिए हैं कि सड़ा हुआ मांस 3 गो बोतल में रखा, एक बोतल को कर्क से बंद कर दिया, एक बोतल को कपड़े से बंद कर दिया, एक बोतल को खुला छोड़ दिया। जो कपड़े से बंद किया, जो कर्क बंद था उसमें कोई जीव नहीं था, और जो खुला था उसमें कीट हुए, और कीट हुए यानी रेस से, जहाँ जीव के रेस से वह कुछ ही दिन जीवित रहे, मर गए। इसलिए उन्होंने खंडन किया कि नहीं, स्वतः जननवाद की थियरी जीव की उत्पत्ति में उतना अच्छा नहीं है, हमने खंडन करके बता दिया। उसके बाद जीव जननवाद थियरी ऑफ द बायोजेनेसिस, यह सिद्धांत स्वतः जननवाद के विरोध विकसित हुआ, जननवाद के विरोध में विकसित हुआ। कहा नहीं, जीव की उत्पत्ति निर्जीव से नहीं होती है, जीव की उत्पत्ति जीव से होती है। इस सिद्धांत के अनुसार सजीव पदार्थों की उत्पत्ति केवल सजीव पदार्थों से ही संभव है, किसी निर्जीव पदार्थ से नहीं। यह संकल्पना 1858 से रोडोल्फ विर्चो द्वारा प्रस्तुत की गई। किसने कहा कि जीव की उत्पत्ति जीव से होती है? ये किसने कहा? आइए इसकी परीक्षा में आ जाएगा। तो रोडोल्फ विर्चो ने कहा है। कब कहा? 1858 में। तो अब आइए आगे क्या कहता है रोडोल्फ विर्चो। यह कहता है कि वर्ष 1864 में लुई पाश्चर नामक एक वैज्ञानिक था। 1864 में लुई पाश्चर नामक एक वैज्ञानिक था। वो बायोलॉजी के विषय में जानकारी रखता था। जीव कैसे पैदा होता है, क्या होता है, जीव क्या है, इसके विषय में जानकारी रखता था। तो वर्ष 1864 में जो है लुई पाश्चर 1864 में लुई पाश्चर जो है लुई पाश्चर LOUI लुई पाश्चर PASTURE लुई पाश्चर ने हंस की गर्दन, लुई पाश्चर क्या किया? हंस, जो हंस होता है, हंस की गर्दन की तरह हंस की गर्दन की तरह आकृति के फ्लास्क बनाया। हंस की गर्दन की तरह एक फ्लास्क बनाया, हंस की गर्दन की तरह एक फ्लास्क बनाया। इन फ्लास्कों में, जो हंस की गर्दन की तरह फ्लास्क है, इन फ्लास्कों में वायु तो प्रवेश कर सकती थी, वायु तो प्रवेश कर सकती थी, परंतु धूल जीवाणु तथा अन्य सूक्ष्म तथा अन्य सूक्ष्म पदार्थ प्रवेश नहीं कर सकते थे। अन्य सूक्ष्म पदार्थ प्रवेश नहीं कर सकते थे। तो अब आइए जीव जननवाद में थियरी ऑफ द बायोजेनेसिस में 1864 में लुई पाश्चर नामक एक वैज्ञानिक था।
वह क्या किया, जैसे हंस होते हैं उन्हीं हंस के गर्दन की तरह एक फार्मा बनाया, जिसको हम फ्लास्क कहते हैं, बनाया। इन फार्मा में वायु तो प्रवेश करती थी, जब बना देगा खोखला रहेगा तो वायु प्रवेश कर सकती थी, परंतु धूल जीवाणु तथा अन्य सूक्ष्म पदार्थ प्रवेश नहीं कर सकती थे। ठीक है, नहीं कर सकते थे। तो अब जब नहीं कर सकते थे तो लुई पाश्चर ने क्या किया, लुई पाश्चर ने क्या किया, हंस की गर्दन की, श्वान की गर्दन की तरफ फ्लास्क बनाया, उसमें हवा प्रवेश कर गई, लेकिन सूक्ष्म जो है धूल कण और चीज नहीं पहुंच सकते थे। तो लुई पाश्चर ने मांस के शोरबे, तो लुई पाश्चर ने मांस के शोरबे बीफ ब्रोथ, मांस के शोरबे बीफ, वो गाय का मांस, बीफ ब्रोथ, बीफ ऑफ ब्रोथ, BROTH, ब्रोथ को उबाल दिया, इस तरह से उबाला। कौन उबाला? हेलमान फ्रांसिस्को रेड्डी ने, उबाल कर उसे जीवाणु विहीन स्टेरिड स्टेरिटोज जेडी है, स्टेरिटोज कर लिया तथा इसे हंस की गर्दन वाले कुछ फ्लास्कों में, हंस की गर्दन वाले फ्लास्कों में रख दिया। बीफवा को, जो बीफ वाला मांसवा था, रख दिया। पाश्चर ने कुछ फ्लास्कों का मुंह बंद कर दिया। लुई पाश्चर ने कुछ फ्लास्कों का मुंह बंद कर दिया, तो कुछ फ्लास्कों को मुंह खुला छोड़ दिया, और कुछ फ्लास्कों का मुंह खुला छोड़ दिया, कुछ फ्लास्कों का मुंह खुला छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद फ्लास्कों का परीक्षण किया। कुछ दिन बाद फ्लास्कों का परीक्षण किया। उन्होंने पाया कि लुई ने पाया कि जो फ्लास्क बंद थे, जो फ्लास्क बंद थे
उनमें सूक्ष्म जीवों, उनमें सूक्ष्म जीवों, उनमें सूक्ष्म जीवों, उनमें सूक्ष्म जीवों, माइक्रोऑर्गेनिज्म, माइक्रोऑर्गेनिज्म, माइक्रोऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति नहीं हुई थी, की उत्पत्ति नहीं हुई थी, नहीं उत्पत्ति नहीं हुई थी, उनमें सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई थी, परंतु जो फ्लास्क खुले थे, परंतु जो फ्लास्क खुले थे उसमें जीव की उत्पत्ति हो गई थी। तो इस प्रयोग से लुई पास्चर ने यह निर्णय निष्कर्ष निकाला कि सजीवों की उत्पत्ति सजीवों से ही संभव है। तो अब आइए, जीव जननवाद का सिद्धांत यह बताता, स्वतः जननवाद का खंडन करते हुए जो है फ्रांसिस्को रेड्डी ने भी यही कहा कि तीर बोतल रखा। ठीक उसी तरह से लुई पास्चर ने एक श्वान वाली गर्दन की तरह से एक जो है फार्मा बनाया जिसे फ्लास्क कहते हैं, और कई फार्मा बनाया, और उस फार्मा में क्या किया कि बीफ मांस, गाय के मांस को बीफ कहा जाता है, तो बीफ को उबाला और तीनों फ्लास्क में भर दिया, एक फ्लास्क को बंद कर दिया, एक फ्लास्क को खुला छोड़ दिया, इस फ्लास्क को खुला छोड़ दिया। जिस फ्लास्क को बंद किया उस फ्लास्क में कोई जीव नहीं पैदा हुए प्रयोग के बाद जब देखा तो, और जिस फ्लास्क को खोला था तो उसमें मांस था भी, हवा भी लगा, उसमें मक्खियां भी गई, और उसमें और सब सूक्ष्म कण भी गए, तो उसमें से पता चला कि उसमें कुछ, परंतु जो फ्लास्क खुले थे उसमें जीवन की उत्पत्ति हो गई। तो यह सिद्धांत बताता है लुई पास्चर के अनुसार कि जीव से ही जीव की उत्पत्ति होती है। अरिस्टोटल और जैन बैप्टिस्ट वान हेलमंट कहते हैं नहीं, जीव की उत्पत्ति निर्जीव से होती है, और लुई पास्चर बताते हैं और फ्रांसिस्को रेड्डी बताते हैं कि नहीं, जीव की उत्पत्ति जीव से होती है। इस सिद्धांत को जीव जननवाद के नाम से जानते हैं। तो हम जीव की उत्पत्ति में यहां तक पहुंच गए। आइए आगे चलते हैं कि जीव की उत्पत्ति में इस प्रयोग से लुई पास्चर ने यह प्रयोग निकाला कि सजीवों की उत्पत्ति केवल सजीवों से ही संभव है, निर्जीवों से नहीं। इसी प्रकार उन्होंने अन्य प्रयोगों से यह भी सिद्ध किया कि जल जीवों की वृद्धि नहीं ये सिद्ध किया कि जंतु वायु जीवों की उत्पत्ति नहीं करती है, वायु जीवों की उत्पत्ति नहीं करती है। तो उसके बाद से यह जीव जननवाद के सिद्धांत को आप अच्छा से जानिए कि केवल हवा से जीव की उत्पत्ति नहीं होगी। जब तक कोई जीव से टच नहीं करेगा तो जीव की उत्पत्ति नहीं होगी। तो अब लुई पास्चर का सिद्धांत श्वान के फ्लास्क के प्रयोग के आधार पर यह पता लग गया कि जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, न कि वायु से होती है। और स्वतः जननवाद कहता है जीव की उत्पत्ति वायु और सूर्य के प्रकाश और जल से होती है। और लुई पास्चर कहता है जीव की उत्पत्ति जीव से ही होती है, इसलिए इसे जीव जननवाद कहते हैं। थियरी ऑफ द बायोजेनेसिस कहते हैं, बायोजेनेसिस
BIOGENESIS, बायोजेनेसिस कहते हैं। तो आइए अब आगे चलते हैं। जब आगे चलते हैं तो क्या पाते हैं, मैं आपको ज्योग्राफी में पढ़ा दिया था, मैं आपको ज्योग्राफी में पढ़ा दिया था कि जीव की उत्पत्ति जीव विज्ञान में यहां तक आप पहुंचे। तो इस संकल्प IAS कोचिंग चैनल भाई रघुवर प्रसाद के द्वारा आपकी मदद के लिए इतने दुखी समय में मैं आपकी मदद कर रहा हूं, और इसे आप अपना दिमाग लगा करके पढ़िए और आगे बढ़िए। तो अब जीव की उत्पत्ति में और जब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो कॉस्मोस एक शब्द है जो मैं आपको ज्योग्राफी में बता दिया था, मैं आपको ज्योग्राफी में बता दिया था। ब्रह्मांडवाद, 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 इसको मैं आपको ज्योग्राफी में बता दिया था। कॉस्मोजेइस थियरी, कॉस्मोजेइस थियरी, कॉस्मोजेइस थियरी, जेइस थियरी, कॉस्मोजेइस थियरी, ये मैं आपको भूगोल में बता दिया था ज्योग्राफी में। कॉस्मोस क्या है, ब्रह्मांडवाद क्या है। तो जीव की उत्पत्ति में आप जान गए स्वतः जननवाद और जीव जननवाद। तो जीव जननवाद को पढ़ा दिए। अब बायोलॉजी में कॉस्मोस पढ़ेंगे, तो कॉस्मोस में भी आपको पता चलेगा जीव की उत्पत्ति कैसे होती है। तो आइए थोड़ा हम आपको ब्रह्मांडवाद पर थोड़ा बहस करते हैं। जीवों की उत्पत्ति के संबंध में, जीवों की उत्पत्ति के संबंध में, जीवों की उत्पत्ति के संबंध में, जीवों की उत्पत्ति के संबंध में वैज्ञानिक रिक्टर ने वर्ष 1865 में, 1865 में वैज्ञानिक रिक्टर ने 1865 में ब्रह्मांडवाद प्रस्तुत किया। ब्रह्मांडवाद, कॉस्मोस, ब्रह्मांडवाद प्रस्तुत किया, ब्रह्मांडवाद प्रस्तुत किया है, ब्रह्मांडवाद प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी पर विद्यमान जीवों की उत्पत्ति पृथ्वी पर विद्यमान जीवों की उत्पत्ति भी पृथ्वी पर नहीं हुई। किसने कहा? रिक्टर नामक वैज्ञानिक ने। रिक्टर नहीं हुई, बल्कि एक ब्रह्मांड के अन्य ग्रहों से, एक ब्रह्मांड के अन्य ग्रहों से साधारण कणों एवं बीजाणुओं, स्पोर्स और जर्म्स, कणों एवं बीजाणुओं, बीज के अणु, बीजाणुओं, स्पर्श और जर्म्स, जर्म्स के रूप में पृथ्वी पर आए हैं, के रूप में पृथ्वी पर आए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्वतः जननवाद और जीव जननवाद से जब आगे बढ़ते हैं तो ब्रह्मांडवाद, कॉस्मोजोइक थियरी ये बताता है कि जो मैं आपको भूगोल में पढ़ा दिया है, जीवों की उत्पत्ति के संबंध में वैज्ञानिक रिक्टर ने 1865 में ब्रह्मांडवाद प्रस्तुत किया। कि ब्रह्मांडवाद क्या है,
किया। ये तो ब्रह्मांडवाद सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी पर जो अभी जीव है उसकी उत्पत्ति पृथ्वी पर नहीं हुई, बल्कि एक ब्रह्मांड के अन्य ग्रहों से साधारण कण आए और उससे बीजाणु बने, स्पार्श जम्स के रूप में पृथ्वी पर आए हैं। तो अब आगे आपको और बताते हैं कि कैसे जीव की उत्पत्ति हुई। एक तो स्वतः जन्मवाद, एक जीव जन्मवाद, एक ब्रह्मांडवाद। तो ब्रह्मांडवाद से भी पता चलता है कि जीव की उत्पत्ति कैसे पृथ्वी पर होती है, कैसे जीव होते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं। तो वैज्ञानिक हेल्महोल्ट्ज एक वैज्ञानिक थे, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम हेल्महोल्ट्ज था। हेल्महोल्ट्ज एक वैज्ञानिक था, उनका नाम हेल्महोल्ट्ज था। हेल्महोल्ट्ज था। हेल्महोल्ट्ज वर्ष 1884 में हेल्महोल्ट्ज वर्ष 1884 में यह पता लगाया, हेल्महोल्ट्ज राशि में यह पता लगाया कि पृथ्वी पर गिरते उल्कापिंडों, पृथ्वी पर गिरते उल्कापिंडों पृथ्वी पर गिरते उल्कापिंडों के साथ जीव द्रव्य, उल्कापिंडों के साथ जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म किसी न किसी रूप में पृथ्वी पर पहुंचे, किसी न किसी रूप में पृथ्वी पर पहुंचे। नोबेल पुरस्कार विजेता, नोबेल पुरस्कार विजेता रसायन शास्त्री नोबेल पुरस्कार विजेता रसायन शास्त्री अर्हेनियस ये नोबेल मिला था, रसायन शास्त्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। अर्हेनियस उनका नाम था। अर्हेनियस ने वर्ष 1980 में अर्हेनियस वर्ष 1980 में यह विचार प्रस्तुत किया कि जीव संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। विचार प्रस्तुत किया कि जीव जो है, जीव संपूर्ण ब्रह्मांड में विद्यमान है, जीव संपूर्ण ब्रह्मांड में विद्यमान है तथा उनके बीजाणु एक स्थान से तथा उनके बीजाणु बीज के अणु बीजाणु एक स्थान से दूसरे अन्य स्थानों तक
स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकते हैं, स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकते हैं, विचरण कर सकते हैं। अब हम आपको इसी पर आज का वीडियो बंद करते हैं। जीव की उत्पत्ति में बायोलॉजी में यहीं से चलते हैं। बायो माने जीव होता है, लॉजी माने शास्त्र होता है। जीव विज्ञान, जीव की जो जीव कैसे पैदा होता है उसका जो व्याख्या करता है वो जीव विज्ञान है। दूसरे अन्य स्थानों तो एक स्वतः जन्मवाद का सिद्धांत है और एक है जीव जननवाद का सिद्धांत है और एक ब्रह्मांडवाद का सिद्धांत है। जीव जननवाद में स्वतः जननवाद का कहना यह है सिद्धांतवादियों का कि जीव निर्जीव से पैदा होता है और जीव जननवाद का कहना जीव निर्जीव से नहीं बल्कि सजीवों से ही पैदा होता है। और ब्रह्मांडवाद का कहना है इसमें सजीव जीव की उत्पत्ति जीवों से नहीं होती है बल्कि ब्रह्मांड में कॉस्मोस जोइस थियरी में एक वैज्ञानिक हेमलोज थे, वो बताए थे हेलमोज ने कि 1984 में पता लगाया हेलमोज ने कि पृथ्वी पर जो उल्का पिंड गिरते हैं उसके साथ जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म में आते हैं। प्लाज्म में चिपचिपा पदार्थ वो आते हैं, किसी न किसी रूप में पृथ्वी पहुंचते हैं। तो नोबेल पुरस्कार विजेता रसायन शास्त्री अहरनियस ने बस 1980 में विचार प्रस्तुत किया कि जीव संपूर्ण ब्रह्मांड में विद्यमान है। जितना ब्रह्मांड है जीव इसी ब्रह्मांड में विद्यमान है। उनके बीजाणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वतंत्र रूप से मोबाइल करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, गतिशील होते रहते हैं। उन्हीं बीजाणुओं से पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति होती है। और अब हम आगे इतना आप जान गए, अब आगे हम पढ़ाएंगे जीव की उत्पत्ति में जो है आपको कल इस पर एक लेक्चर और देंगे और इसका वीडियो बनाएंगे। तो इस चीज को आप जानिएगा, लिखना है तो लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए। ये छोटी चीज नहीं है, ज्ञान का कोई सीमा नहीं होता। जब तक मन करे तब तक पढ़िए, लेकिन मुकाम पहले पकड़ लीजिए तो अब मन लगेगा। अब हम कल आपके जीव की उत्पत्ति के विषय में रासायनिक संश्लेषण सिद्धांत अथवा पदार्थवाद बताएंगे। रासायनिक संश्लेषण सिद्धांत अथवा पदार्थवाद इसको कहते हैं थियरी ऑफ द केमिकल सिंथेसिस, थियरी ऑफ केमिकल CHEMICL केमिकल सिंथेसिस और मेटरलिज्म थियरी को पढ़ाएंगे, थियरी को पढ़ाएंगे। कल इस पर वीडियो बनेगा। जीव की उत्पत्ति कैसे होती है? तो रासायनिक संश्लेषण होता है। रसायन जो होते हैं रासायनिक संश्लेषण होता है। उस रासायनिक संश्लेषण सिद्धांत कहिए या पदार्थवाद कहिए, पदार्थों से होती है। तो स्वतः जननवाद, जीव जननवाद, ब्रह्मांडवाद इसको आपने पढ़ लिया। अब रासायनिक संश्लेषण सिद्धांत और पदार्थवाद जीव की उत्पत्ति के सिद्धांत हैं। आइए कल इस पर चलते हैं। हमारे इस मेहनत को आप खाली नहीं जाने दीजिएगा। संकल्प IAS कोचिंग चैनल के माध्यम से जो मैं आपको बता रहा हूं, तो इस IAS के परीक्षा में आप तो खुद पढ़ते होंगे, लेकिन आपको सहायता पहुंचा रहा हूं कि कैसे जीव की उत्पत्ति होती है, आपको कंसेप्ट मिलेगा। तो आप जान गए स्वतः जननवाद, जीव जननवाद, ब्रह्मांडवाद और रासायनिक संश्लेषण सिद्धांत अथवा पदार्थवाद कल बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आज इसी वीडियो के साथ हम आपको आज छुट्टी देते हैं। कल इस पर फिर हम आपसे मिलेंगे।